कभी ये ख्याल आया है कि हम जैसा बर्ताव करते हैं वैसा क्यों करते हैं, या हमारा समाज आज जैसा है वैसा क्यों है? चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं, एक ऐसे तूफानी दौर में जब 3 बड़े विचारकों ने पहली बार इन सवालों के जवाब ढूंढने की हिम्मत की। ये कहानी है सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के जन्म की। ये सवाल तो आज भी हम सबके जहन में आते हैं, लेकिन जरा सोचिए, एक ऐसा दौर रहा होगा जब लोगों के आसपास की हर चीज, काम, परिवार, सरकार, सब कुछ बदल रहा था, अपनी जड़ों से उखड़ रहा था। पुराने जवाब अब किसी काम के नहीं थे और बस इसी उथल-पुथल से एक बिल्कुल नए विज्ञान का जन्म हुआ। 19वीं सदी सच में एक बवंडर की तरह थी। एक तरफ फैक्ट्रियों की चिमनियां धुआं उगल रही थीं, बड़े-बड़े शहर बन रहे थे और लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल रही थी। दूसरी तरफ फ्रांसीसी क्रांति की गूंज हवा में थी, आजादी, बराबरी, भाईचारे के नारे लग रहे थे और इन सब के बीच साइंस ये साबित कर रहा था कि हम इस ब्रह्मांड के राज समझ सकते हैं। उस दुनिया का हिस्सा होना कितना रोमांचक और साथ ही कितना डरावना भी रहा होगा, है ना? सब कुछ बदल रहा था। तो इतनी जबरदस्त उथल-पुथल के बीच कुछ विचारकों को ये महसूस हुआ कि उन्हें एक नए तरह के नक्शे की जरूरत है। सिर्फ जमीन का नक्शा नहीं, बल्कि समाज को समझने का एक नक्शा। धर्म, दर्शन, शास्त्र, ये सब अब इन बड़े नए सवालों का जवाब देने के लिए काफी नहीं थे। अब एक ऐसे टूल की जरूरत थी जो समाज को एक साइंटिफिक नजरिए से देख सके, उसे पढ़ सके। एक नए विज्ञान की जरूरत थी। और बस इसी चुनौती को स्वीकार करने के लिए मैदान में उतरे हमारे पहले हीरो ऑगस्ट कॉम्ट, एक ऐसे थिंकर जिनका मानना था कि साइंस सिर्फ सितारों को पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें खुद को समझने के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। ऑगस्ट कॉम्टे, इनको अक्सर फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। और भाई, ये कोई छोटा मोटा टाइटल नहीं है। असल में यही वो पहले इंसान थे जिन्होंने इस आइडिया को एक शक्ल दी कि हाँ, समाज का भी वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन हो सकता है। बड़ी दिलचस्प बात है, कॉम्टे ने शुरू में इसे सोशल फिजिक्स नाम दिया था। मतलब नाम पर गौर कीजिए, सोशल फिजिक्स। वो कह रहे थे कि भाई, जैसे ग्रेविटी के नियम होते हैं ना, वैसे ही सोसाइटी के भी अपने नियम होते हैं और हमारा काम है उन्हें खोजना। बाद में उन्होंने सोशियोलॉजी शब्द बनाया जो आज तक चल रहा है। तो कॉम्टे का सबसे बड़ा आइडिया क्या था? एक शब्द में कहें तो पॉजिटिविज्म। ये बस एक फैंसी तरीका है ये कहने का कि अंदाजे लगाना बंद करो और अपनी आंखों से देखना शुरू करो। उनका मानना था कि समाज को समझने का एक ही तरीका है, असली, देखे जा सकने वाले डेटा का इस्तेमाल करना। ठीक वैसे ही जैसे कोई बायोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप से एक सेल को स्टडी करता है। कॉम्टे को लगता था कि सोसाइटी हमेशा बेहतर होती जा रही है, इवॉल्व हो रही है। उन्होंने इसे 3 स्टेज के एक नियम में देखा। पहले स्टेज में हम दुनिया को समझाने के लिए देवी देवताओं और आत्माओं में विश्वास करते थे। फिर दूसरे स्टेज में हम फिलॉसफी और बड़े बड़े आइडियाज की तरफ मुड़े। और आखिर में वो बोले, हम साइंटिफिक दौर में आ रहे हैं जहाँ हर फैसला सबूतों के आधार पर होता है। उनके लिए ये प्रोग्रेस तो होके ही रहनी थी। तो एक तरफ थे कॉम्टे जिन्हें हर तरफ ऑर्डर और प्रोग्रेस नजर आ रहा था, लेकिन जब एक और सिंकर ने उसी दुनिया पर नजर डाली तो उसे कुछ बिल्कुल ही अलग दिखा। अब एंट्री होती है कार्ल मार्क्स की। मार्क्स ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की चमक दमक के पीछे झांका और उन्हें दिखा अंधेरा। उन्होंने उन लोगों को देखा जो फैक्ट्रियों में पिस रहे थे जबकि मालिक अमीर होते जा रहे थे। उनके लिए सोसाइटी की कहानी कोई अमन चैन की नहीं थी, बल्कि एक जालिम संघर्ष की कहानी थी। उस जमाने में मार्क्स की एक वैचारिक टक्कर चल रही थी एक और बड़े फिलोसोफर हीगल से। हीगल कहते थे, आइडिया से दुनिया चलती है। मार्क्स ने पलटकर कहा, गलत। हमारी असल जिंदगी, मतलब हम क्या खाते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे जीते हैं, वो चीजें हमारे आइडियाज बनाती हैं। ये सोच में एक जबरदस्त बदलाव था। और यहीं से हम पहुंचते हैं मार्क्स के सबसे अहम आइडिया पर, क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष। इसे ऐसे समझिए जैसे ये इतिहास का इंजन हो। मार्क्स का मानना था कि हर समाज में हमेशा 2 ग्रुप होते हैं। एक वो जिनके पास सब कुछ है, मालिक, और दूसरे वो जिनके पास कुछ नहीं है, मजदूर। और इन दोनों ग्रुप के बीच का तनाव ही इतिहास को आगे धकेलता है। तो हमारे पास कॉम्टे का ऑर्डर है और मार्क्स का कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन एक तीसरे थिंकर, एमिल दुर्खिम, एक अलग ही सवाल से जूझ रहे थे। शायद इन सबसे ज्यादा बुनियादी सवाल कि भाई, सब कुछ बिखर क्यों नहीं जाता?
दुर्खीम देख रहे थे कि दुनिया ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक होती जा रही है, और ये बात तो आज हमें और भी ज्यादा महसूस होती है ना। तो जैसे जैसे पुराने पारंपरिक बंधन कमजोर पड़ रहे थे, उन्होंने सोचा वो क्या चीज है जो हमें एक साथ जोड़े रखती है। वो कौन सा अदृश्य सोशल ग्लू है, वो कौन सी गोंद है जो हमें बिखरने से रोके हुए है। दुर्खीम का जवाब एक कमाल के कॉन्सेप्ट में था, सोशल फैक्ट्स। सोचिए, ये सोसाइटी के अनलिखे नियम हैं, दिखते नहीं हैं पर महसूस जरूर होते हैं। जब कोई लाइन में खड़ा होता है या किसी से मिलकर नमस्ते कहता है, तो वो इन सोशल फैक्ट्स को ही तो फॉलो कर रहा होता है। ये हमसे बाहर हैं, लेकिन हमारे हर एक्शन पर इनका असर होता है। दुर्खीम का मानना था कि ये जो सोशल ग्लू है ना, ये वक्त के साथ बदलता है। पुराने जमाने के समाजों में ये मैकेनिकल था, मतलब सब लोग एक जैसे थे, एक ही चीज मानते थे। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में ये ऑर्गेनिक है। जैसे हमारा शरीर काम करता है, ठीक वैसे दिल, फेफड़े, दिमाग सब अलग अलग काम करते हैं, पर जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। दुर्खीम के मुताबिक मॉडर्न सोसाइटी बिल्कुल ऐसी ही है। हमारा अलग होना ही हमें जोड़े रखता है। तो ये थे हमारे 3 थिंकर्स, कॉम्टे, मार्क्स और दुर्खीम। पर सवाल ये है कि उनके 150 साल पुराने आइडियाज आज भी हमारे लिए मायने क्यों रखते हैं। देखिए, ये तीनों फाउंडर्स हमें सोसाइटी को देखने के लिए 3 अलग-अलग बड़े पावरफुल चश्मे देते हैं। कॉम्टे हमें साइंटिस्ट का नजरिया देते हैं जो पैटर्न्स और नियम ढूंढता है। मार्क्स हमें एक एक्टिविस्ट का नजरिया देते हैं जो हमेशा पूछता है पावर किसके हाथ में है। और दुर्खीम वो हमें एक कम्युनिटी बिल्डर का नजरिया देते हैं जो हमेशा उन धागों को खोजता है जो हम सबको जोड़ते हैं। आज जब भी अमीरी गरीबी के फासले पर बहस होती है, तो असल में हम मार्क्स के आइडियाज पर ही बात कर रहे होते हैं। जब ये चर्चा होती है कि सोशल मीडिया हमें जोड़ रहा है या तोड़ रहा है, तो हम दुर्खीम के सवाल ही तो पूछ रहे होते हैं। तो उनकी थ्योरी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, वो हमारी इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझने के लिए जरूरी टूल्स हैं। तो चलिए इसे एक थॉट एक्सपेरिमेंट के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, अगर ये तीनों दिग्गज आज जिंदा होते तो हमारी दुनिया को कैसे समझाते। क्या कॉम्टे हमारी टेक्नोलॉजी की तरक्की को सबसे बड़ी ताकत बताते? क्या मार्क्स बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियों और बढ़ती गैर बराबरी की तरफ इशारा करते? या फिर दुर्खीम का ध्यान हमारी बदलती हुई सोशल बॉन्डिंग पर होता? असली सवाल तो ये है कि इन सब में से कौन सा नजरिया आज सबसे ज्यादा सटीक लगता है।